हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे चार्ल्स का नियम। बायल के नियम के बाद आता है गैस का दूसरा नियम जो कहलाता है चार्ल्स का नियम। इस नियम को जे चार्ल्स नामक साइंटिस्ट ने सन 1787 में दिया था। और इसी नियम के बाद एक और नियम आता है जो कहलाता है गै-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम, जिसको सन 1802 में गै-लुसाक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये दोनों वैज्ञानिक फ्रांस के थे और इन्होंने पाया कि किसी भी स्थिर दाब पे, जैसे बायल के नियम में हम लोग टेम्परेचर को माने कि ताप को स्थिर लेते थे, वैसे ही इन दोनों नियम में क्या होगा, यहाँ पे दाब का मान स्थिर हो जाएगा। तो स्थिर दाब पर अगर किसी गैस के निश्चित द्रव्यमान का जो आयतन रहता है, उसका आयतन का मान अगर हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसमें 1/273 भाग उसका आयतन बढ़ जाएगा। या फिर अगर उसके आयतन का मान हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम करेंगे तो उसके जो आयतन का मान है वो क्या हो जाएगा, 1/273 भाग कम हो जाएगा। यही है चार्ल्स का नियम। तो जो चार्ल्स का नियम है उसको गणितीय रूप में लिखेंगे तो हम लोग देखते हैं कि T डिग्री सेंटीग्रेड पे जो आयतन रहता है वो बराबर होगा प्रारंभिक आयतन धन आयतन में वृद्धि के। अगर हम लोग T डिग्री सेंटीग्रेड पे किसी गैस का आयतन देखेंगे तो गैस का जो प्रारंभिक आयतन रहेगा माने कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन, उसको बोलेंगे प्रारंभिक आयतन। और टेम्परेचर आयतन में वृद्धि माने कि 0 से जब T की टेम्परेचर को 0 से जब T तक बढ़ाए तो जो आयतन में वृद्धि हुई उसका मान यहाँ पे लिखेंगे। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। तो T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो आयतन है उसको VT के द्वारा लिखेंगे बराबर जो प्रारंभिक आयतन है उसको यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयतन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसको V0 लिखते हैं। धन आयतन में जो वृद्धि है, कितना वृद्धि हो रहा है, 1/273 भाग वृद्धि होगा। तो इसको V0 में वृद्धि हो रहा है तो V0 × 1/273 लिखेंगे। अब यहाँ पे इसी को लिख सकते हैं VT = V0 प्लस इसको V0 यहाँ पे इंटू के रूप में 1/273। अब ये V0 दोनों साइड है तो इसको उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, जिसको कॉमन निकालना बोलते हैं मैथ्स में। तो यहाँ पे VT = ये V0 यहाँ पे सामने आ गया और ब्रैकेट ओपन हुआ और इसके जगह में यहाँ पे 1 आया है, फिर प्लस इसके जगह 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1/273 फिर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे VT माने कि T डिग्री सेंटीग्रेड पे जब लेंगे तो इस एक के जगह पे T आएगा, T डिग्री सेंटीग्रेड पे लिए हैं तो यहाँ पे VT = V0 1 + T/273 हो जाएगा। अब अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो VT के जगह में V1 आ जाएगा, 1 लिए हैं तो। अब ये V0 1 प्लस यहाँ पे 1 273 T के जगह में 1। अगर 2 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे तो VT के जगह में यहाँ पे 2 आ गया और ये सब सेम रहेगा। अब यहाँ पे जो T के जगह है यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर 3 लेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये है चार्ल्स का नियम। ये कब होगा, जब तापमान में वृद्धि होगी। तो इसी प्रकार इसी नियम में कहा गया कि जब तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी करते हैं तो उसका जो आयतन का मान है 1/273 भाग कम हो जाता है। तो कम किस स्थिति में होगा, कम होगा उस स्थिति में यहाँ पे ऋण हो जाएगा, यहाँ पे भी ऋण हो जाएगा, यहाँ पे भी ऋण हो जाएगा, ये पूरे जगह में ऋण हो जाएगा। और ये VT के जगह में भी ऋण T और इसमें भी ऋण T, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस और इसमें माइनस
1 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। 0 से कम करेंगे तो -1 करेंगे तो ये हो जाएगा भी -1, और यहाँ पे -2 तो ये हो जाएगा भी -2। तो इस प्रकार से यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे जो माइनस है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ भी माइनस होगा, और नहीं, यहाँ पे माइनस कर दिए हैं तो वहाँ पे माइनस और से नहीं लगेगा। यहाँ पे माइनस हो गया है ऑलरेडी, तो यहाँ माइनस करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया चार्ल्स का नियम। अब जो चार्ल्स का नियम था उसको धन चिन्ह वाले के लिए भी लिया गया। कभी कभी बढ़ता है, बढ़ाने पे और घटाने पे घटता था, तो इसके लिए जो ग्राफ खींचा गया उसको इस प्रकार से एक्सिस बनाया गया। ये था एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये बीचों बीच में लिया गया 0, लेफ्ट हैंड साइड लिया गया नेगेटिव या ऋणात्मक को, और राइट हैंड साइड लिया गया पॉजिटिव या फिर धनात्मक को। अब डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन स्केल का यहाँ पे यूज हुआ है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन। तो किसी भी ताप को बदलेंगे, जैसे 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 1 + 273 बराबर, नहीं, यहाँ पे सीधा 100 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए लिया है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए लेंगे तो ये हो जाएगा 274 केल्विन हो जाएगा 1 डिग्री के लिए। यहाँ पे सीधा यहाँ पे 100 लिया है तो यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर हो जाएगा, इसमें 100 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। और अगर हम लोग ऋण 100 करेंगे तो 273 में 100 घट के ये हो जाएगा 173 केल्विन। तो इसी प्रकार 0 के लिए 273 होता है, तो 100 के लिए 373, 200 के लिए 473। ये केल्विन स्केल है और ये वाला जो है सेंटीग्रेड स्केल है। इसमें अगर ग्राफ खींचते हैं तो दोनों तरफ ग्राफ मिलता है, ऋणात्मक भाग में भी और धनात्मक भाग में भी। और जहाँ पे जो ग्राफ वाई एक्सिस को काटेगा उसके संगत जो आयतन रहेगा, ये वाला आयतन के लिए है वाई एक्सिस और ये वाला ताप के लिए है। तो इसमें दाब को स्थिर रखा गया है, तो ये समदाबी ग्राफ कहलाएगा, और जो बायल का ग्राफ था वो समतापी ग्राफ कहलाता था। तो यहाँ पे आयतन को लिए हैं तो इसके संगत जो भी आयतन होगा उसको भी 0 से प्रदर्शित करेंगे और यही प्रारंभिक आयतन की जगह पे इसका मान आएगा। यह है इसका नियम। अब उसके बाद देखते हैं कि जो चार्ल्स का नियम है उसका प्रायोगिक सत्यापन। तो चार्ल्स के नियम के लिए दाब को स्थिर रखते हैं और एक निश्चित जो मात्रा लेते हैं गैस का, उसको अलग अलग ताप पे उसके आयतन को नापते हैं, और आयतन को और ताप को अलग अलग ताप पे उसके आयतन को नापेंगे और दाब को यहाँ पे स्थिर रखेंगे, और हर बार क्या निकालेंगे, V/T का मान निकालते हैं। पहले बार ताप लेंगे और V को नापेंगे तो T1 V1 होगा, दूसरी बार लेंगे तो T2 V2 होगा, तीसरी बार लेंगे तो T3 V3 होगा। हर बार नाप के इस प्रकार से उसका अनुपात निकालेंगे V/T, तो हर बार उसका मान स्थिर आता है, 2.84 के लगभग उसका मान आता है। तो इसे प्रूव होता है कि यहाँ पे चार्ल्स का नियम सही है और गैस के लिए लागू होगा। उसके बाद जो चार्ल्स का नियम है उसका ग्राफीय निरूपण करते हैं। जो चार्ल्स का नियम दिया गया है उसका ग्राफीय निरूपण देखेंगे, जैसे बायल के नियम का देखे थे। तो जो चार्ल्स के नियम है उसमें मेन नियम को माना जाता है V/T के रूप में। तो अगर V1 लेंगे तो ये हो जाएगा T1, और ये इसको V2 लेंगे तो ये हो जाएगा T2। तो T1 पे आयतन V1 आएगा और T2 पे आयतन V2 आएगा। अगर यहाँ पे ग्राफ खींचेंगे
तो आयतन और ताप के बीच में खींचते हैं। तो यह है y एक्सिस, यह है x एक्सिस। यहाँ पे लेंगे आयतन को और यहाँ पे लेंगे टेम्परेचर को। तो इस प्रकार से अगर ग्राफ खींचते हैं तो टेम्परेचर को यहाँ पे केल्विन में लेते हैं और जो आयतन रहता है उसको हम लोग v से दर्शाएंगे। अब ग्राफ खींचेंगे तो इस प्रकार से एक सरल रेखा मिलती है जो कि दोनों के कटान बिंदु माने 0 से होकर के जाएगी। तो इस प्रकार से सरल रेखा मिलती है इसके लिए। और अगर अलग अलग दाब पे जैसे देखेंगे तो ऐसे देखते थे, यह x और यह है y, यह है v और यह है t केल्विन में। तो यही जो ग्राफ है ये एक तो P के लिए है। यहाँ पे हर बिंदु पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, हर बिंदु पे P का मान स्थिर रहेगा। अगर हम लोग इसी ग्राफ को देखेंगे 3-4 ठो P के लिए तो P1, P2, P3, P4 हो जाएगा। P1, P2, P3 इस प्रकार से। अगर P4 के लिए देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा P4। तो इस प्रकार से अलग अलग जो प्रेशर पे देखेंगे तो ये पूरा हो जाएगा P4 का, ये पूरा हो जाएगा P3 का, ये P2 का और ये हो जाएगा P1 का। तो यहाँ पे जो P4 का मान है सबसे ज़्यादा रहता है। अब ये जो ग्राफ है कैसे मिला है, पहले इससे जो ग्राफ देखे थे यहाँ पे है 0 डिग्री और यहाँ पे है 100, यहाँ है -100 और यहाँ पे है -200। तो ये 0 है तो इधर आएंगे तो घट रहा है। तो यहाँ से यहाँ पे जो मिलेगा और 0 के बाद मिल रहा है तो इधर वाला मान बढ़ता हुआ जाता है और इस साइड का जो मान है वो कम रहता है। तो इसके लिए P4 का मान सबसे बड़ा रहेगा, फिर P3, फिर P2 और सबसे पहले P1। तो P4 का मान सबसे बड़ा रहता है, फिर P3 उससे छोटा रहेगा, फिर P2 छोटा रहेगा और P1 का मान सबसे कम रहता है, उसके उल्टा रहता है। उसमें T3 बड़ा रहता था और ऊपर रहता था, लेकिन इसमें जो नीचे रहेगा उसका मान सबसे बड़ा रहेगा। यह हो गया इसका ग्राफीय निरूपण चार्ल्स के नियम का। अब हम लोग अगला नियम उसी में जो देखे थे गेल-लुसाक का नियम, उसके बारे में देखेंगे। तो जो गेल-लुसाक का नियम है वो भी गैस के लिए ही दिया गया था और गैस का जो तीसरा नियम कहलाएगा गेल-लुसाक का नियम। और यह नियम कुछ चार्ल्स के नियम से रिलेटेड है। तो गेल-लुसाक ने जो स्थिर आयतन पर, अब देखो पहले हम लोग 3 ठो नियम पढ़े। पहला है बायल का नियम, दूसरा था चार्ल्स का नियम और तीसरा देखेंगे गेल-लुसाक का नियम। तो जो बायल का नियम था वो किस में लिया गया था, स्थिर टेम्परेचर पे, स्थिर टेम्परेचर पे था। चार्ल्स का नियम स्थिर प्रेशर पे था और जो गेल-लुसाक का नियम है वो क्या हो जाएगा, स्थिर आयतन पे रहेगा। तो गेल-लुसाक का गैस आयतन संबंधी नियम या गेल-लुसाक का स्थिर आयतन का नियम भी बोलेंगे। और इसको याद करने के लिए जैसे बायल का नियम में स्थिर ताप लिए थे और जो चार्ल्स का नियम था, चार्ल्स के नियम में स्थिर दाब को लिए थे और जो गेल-लुसाक का नियम है उसमें स्थिर आयतन को लेंगे। तो तीनों नियम में एक एक चीज को स्थिर लेना है, तो इन तीनों को याद करना है। अब देखेंगे कि जो गेल-लुसाक का नियम है उसको एमंटन का नियम, या फिर यहाँ पे आयतन स्थिर रहता है तो टेम्परेचर और P के बीच यहाँ पे ग्राफ खींचते हैं। तो इस नियम को ताप और दाब का नियम भी बोला जाता है। तो इस नियम के अनुसार जो स्थिर आयतन पर गैस के दाब व ताप के बीच को स्थिर आयतन पर
ताप और दाब के बीच संबंध को व्यक्त करने वाला नियम ही गैल-लूसाक का नियम कहलाता है। और इसमें किसी गैस के द्रव्यमान के ताप को अगर हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाते हैं तो उसका मान 1/273 भाग बढ़ जाएगा, और घटाते हैं तो उसका मान 1/273 भाग घट जाएगा। तो यहाँ पे इसको प्रेशर के लिए लिया जाता है। तो Pt बराबर हो जाएगा P0 धन P0/273, या Pt बराबर हो जाएगा P0 धन P0 1/273। माने कि यहाँ पे अगर अलग अलग ताप पे हम लोग क्या लेंगे, प्रेशर को लेंगे, तो अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे P0 है प्रेशर और T डिग्री सेंटीग्रेड पे Pt है, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो 1/273 भाग बढ़ जाएगा, और अगर घटाएंगे तो उसको बाद में देखेंगे। इसको देखते हैं। Pt बराबर, ये दोनों में उभयनिष्ठ आ जाएगा P0, और यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये प्लस, और ये हो जाएगा 1/273। तो ये हो गया T के लिए। अगर T के बराबर यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 सब कुछ रख सकते हैं। अगर 1 रखेंगे तो ये 1/273, अगर 2 रखेंगे तो 2/273, और 3 रखेंगे तो 3/273। और इस वाले T को बड़ा वाला T भी लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर हम लोग बोलेंगे कि उसके जो ताप है उसको 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर कम कर दिया जाता है तो यहाँ पे धन के जगह पे ऋण चिन्ह आ जाएगा। तो जो नियम है गैल-लूसाक के, उसके अनुसार क्या होता है, P अनुक्रमानुपाती T हो जाएगा। यह है गैल-लूसाक का गैस आयतन का नियम कि जो स्थिर आयतन पे दाब उसके ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे तो ये हो जाएगा P बराबर KVT। यहाँ पे भी इसलिए लिखी हूँ क्योंकि जो भी है इसको K3 भी लिखा है, या भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो आयतन है वो स्थिर रहेगा, तो इसको हटाएंगे तो P बराबर हो जाएगा K3T, और P/T करेंगे P, और ये T नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा K3। तो ये जो नियम है ये है। उसके बाद अगर इसको भी लिख सकते हैं और इसको भी लिख सकते हैं। अब जो गैल-लूसाक का नियम का प्रायोगिक सत्यापन है, उसके आधार पर क्या किया गया कि जो अलग अलग ताप पर किसी भी गैस के दाब को नापा गया और दोनों का अनुपात निकाला गया, तो उसमें भी उसका मान हमेशा स्थिरांक के बराबर आता है। तो यह नियम प्रूफ होता है कि ये सत्य है। उसके बाद जो गैल-लूसाक का नियम है उसका हम लोग ग्राफीय निरूपण इसमें भी कर सकते हैं। इसी नियम को अगर लिखेंगे तो T1 ताप पे उसका प्रेशर हो जाएगा P1, और T2 ताप पे प्रेशर हो जाएगा P2। यहीं से अगर इसका ग्राफीय निरूपण हम लोग करते हैं तो इस प्रकार से ग्राफ बनता है, और जो ग्राफ में है प्रेशर को y एक्सिस पे लिया जाएगा, और यहाँ पे जो है टेम्परेचर को x एक्सिस पे लेते हैं। टेम्परेचर जो रहता है वो परम ताप के रूप में यहाँ पे लिया जाता है, परम ताप के रूप में। और परम ताप क्या होता है, किसी भी जो गैस का है उसके निश्चित मात्रा का आयतन, माने कि आयतन स्थिर होने पे उसका जो दाब है गैस का वो परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। किसी भी गैस का आयतन स्थिर होगा तो उसका दाब उसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है। यह है गैल-लूसाक का नियम। और वह ताप जिस पे जो गैस है उसका आयतन शून्य हो जाएगा, वह ताप उसका परम ताप कहलाता है। तो यहाँ पे आयतन तो स्थिर है तो आयतन शून्य ही रहेगा, इसलिए यहाँ पर ताप को बोला गया है परम ताप। तो इसमें
अगर ग्राफ खींचेंगे तो ये परम दाब को यहाँ पे 100, 200 या 300 इस प्रकार से ले सकते हैं। तो यहाँ पर भी इसी प्रकार से रेखाएं हमको मिलेंगी और ये हो जाएगा V1, V2 और V3। माने ये पूरा V3 आयतन के लिए होगा, ये पूरा V2 आयतन के लिए और ये पूरा V1 आयतन के लिए होगा। तो ये है गेलुसाक का ग्राफ जो P और T के बीच खींचा गया है। अब गेलुसाक का जो नियम है उसका प्रायोगिक उपयोग देखते हैं। तो वाहनों में जो हवा से भरे हुए जो टायर रहते हैं वो गर्मी के दिनों में ठंड की तुलना में उन टायरों का जो दाब होता है वो कम होता है, क्योंकि गर्मी के दिनों में कमरे का ताप ज़्यादा रहेगा और ठंड की दिनों में कमरे का ताप ज़्यादा रहता है। माने कि गर्मी के दिन में कमरे का ताप ज़्यादा रहेगा और ठंड के दिनों में कमरे का ताप कम रहता है। तो जो समान आयतन में कोई भी गैस रहेगा तो गर्मी के दिनों में उसका ताप अधिक रहेगा तो उस पे अधिक दाब डालेगा। माने कि गर्मी के दिन में गैस का ताप ज़्यादा रहता है तो ये दोनों अनुक्रमानुपाती होते हैं, तो उस जो गैस रहेगा उसका प्रेशर भी ज़्यादा होगा। तो गर्मी के दिनों में जो टायर रहेंगे उन टायरों का जो प्रेशर है वह ज़्यादा होगा और ठंड के दिनों में प्रेशर कम होगा। दूसरा है गैस से जो भरा रहता है पानी की बोतल, वो गर्मी के दिनों में पानी के अंदर रखा जाता है। माने गैस से जो भरा हुआ पानी की बोतल रहता है उसको जल के विलयन में कम दाब पर, जल में क्या रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड घुला रहता है, जिसके कारण जो मछली रहते हैं जल के अंदर उसमें और जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं जल के अंदर उनमें श्वसन की क्रिया संभव होती है। तो गर्मी में जैसे जैसे ताप बढ़ता जाता है जो गैस की जल में विलेयता का मान घटता जाता है तो बोतल में जो मुक्त गैस रहेगा उसका मात्रा बढ़ता जाता है। माने पानी ले लेंगे उसमें खाली बोतल को भर देंगे तो गर्मी के दिनों में गैस की विलेयता कम होगी तो जो खाली बाटल रहेगा उसमें गैस की मात्रा बढ़ती जाएगी, क्योंकि पानी में कम घुलेगा तो बाटल में बढ़ेगा। उसके बाद तीसरा है कि जो द्रव अमोनिया रहता है उसकी बोतल को जब उसमें सील लगा रहता है तो खोलने से पहले ठंडा कर लिया जाता है। द्रव अमोनिया की जो बोतल रहेगी उसको खोलने से पहले ठंडा कर लेते हैं, क्योंकि उच्च ताप, ज़्यादा टेम्परेचर और सामान्य टेम्परेचर में अंतर रहेगा। तो सामान्य टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर में जो अमोनिया गैस है वह द्रव के रूप में रहती है। अगर जो सील लगा रहता है बोतल उसको बिना ठंडा किए अगर हम लोग खोल देते हैं तो जो द्रव अमोनिया रहता है वह वाष्प रूप में बदल करके बाहर निकल जाएगी। खोलेंगे तो वाष्प के रूप में रहेगा तो जल्दी से बाहर निकल के उड़ जाएगा और इससे कोई भी दुर्घटना हो सकती है या फिर बोतल फट भी सकती है। इसलिए उसको खोलने से पहले जो द्रव अमोनिया की बोतल रहती है उसको नल के पानी को खोल करके पानी के नीचे ठंडा कर लेते हैं। उसके बाद उसका प्रेशर कम हो जाता है तो सील को खोलने पे जो दुर्घटना की संभावना कम रहती है। यहाँ पे हुआ ख़त्म ये नियम। अब अगली क्लास में हम लोग देखेंगे एवोगैड्रो का नियम। आज के लिए बस यहीं तक।